गुडविल के नोट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास होंगे तो दैट्स वंडरफुल, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर ही दूंगा स्क्रीन पर। गुडविल के नोट्स पहले उठा लेते हैं। और गुडविल के नोट्स को जब हम लेके चल रहे हैं तो आप देखेंगे बेसिक बेसिक चीजें गुडविल से रिलेटेड है, वो तो मैं लेके नहीं चलूंगा आपके साथ। हाँ। जो एडजस्टमेंट है, जो टिपिकल एडजस्टमेंट है, जो एग्जाम में तंग करती हैं, आप देखेंगे इस बार अगर सीबीएसई का सैंपल पेपर उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा एक क्वेश्चन वेटेड एवरेज वाला आया था, जबकि बोला जाता है कि वेटेड एवरेज जो है वो सिलेबस का पार्ट है या नहीं है। तो ऐसा करके कर सकते हैं। हाँ जी। बेटा थोड़ा सा रुक जाना अभी। हाँ, यू कैन गो विद द अदर क्वेश्चन देन आई कम टू यू। हाँ जी। गुम हो गए तुम्हारे कागज ना? यू लॉस्ट इट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या आपको स्क्रीन पर दिख रहा है डॉक्यूमेंट जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ? कुछ बच्चे नहीं आए हैं आज, तो उनके लिए मैं प्रिंट लेके आया था, लेकिन वो है ही नहीं, तो क्या प्रिंट देना उनको मैंने। हाँ। नहीं, मैं नहीं लेके आया उसको। आज जैसे था ना, तो आज मुझे मॉर्निंग में यूट्यूब वुड हैव बीन मैसेज, तो पुराने वाले फिर गुम हो जाते हैं मैसेज की भीड़ में, और आज वैसे भी प्रभु श्री राम के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, तो सब गायब हो गए। ठीक है। मुझे मैसेज कर देना, आई विल ब्रिंग इट। हाँ, होगा। क्या करें बता, हमने बहुत जल्दी मचाई थी लेकिन गड़बड़ हो गई। उसके चक्कर में गड़बड़ हो गई। वी वॉन्ट टू मेक यू फ्री बिफोर 15 जनवरी, और वो 30 जनवरी के बाद फ्री हो रहे हैं, 30 के फरवरी में फ्री हो रहे हैं, ये गड़बड़ हो गई। चलिए देख लें जरा। स्क्रीन स्क्रीन देखिए अपने पास। गुडविल डेफिनेशन हमने डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ईयर्स परचेज मैंने बताया था आपको क्या होता है। कहाँ है? नहीं, सही होगा। देख लिया आपने? कहाँ गए बेटा नोट्स, देखो तो गुडविल वाले। ट्रीटमेंट कौन पढ़ा रहा है? मैं तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा रहा हूँ भाई। ट्रीटमेंट तो एडमिशन में है। ट्रीटमेंट कहाँ से आ गया? गुडविल चेंजिंग पेज सर लिखा है बेटा, सामने देख ले थोड़ा सा, आपको चैप्टर का नाम याद। मैं जब वाइवा लेने जा रहा हूँ जिससे कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ चैप्टर के नाम ही बता दो। वो भी नहीं बताया जा रहे बच्चों से। हाँ। तुम्हें किसने बताया? कोई बात नहीं। हाँ, बहुत कुछ पूछ के आया था। हाँ, ऐसे कुछ। तो ईयर्स परचेज जो आपके पास आई है चीज, ईयर्स परचेज, इसका मतलब है कि वो स्ट्रगल का पीरियड जिससे एक ऑर्डिनरी बिजनेस गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। स्ट्रगल का पीरियड वो म्यूचुअली डिसाइड होता है। सामने वाले पार्टनर के हिसाब से, नए पार्टनर के हिसाब से, फर्म के पार्टनर डिसाइड करते हैं कि भाई इतना टाइम का हम लेके चलेंगे। ये परचेज जनरली गिवन होता है। अगर पिछला गिवन हो तो कुछ नहीं करना आपको। कुछ टीचर्स क्या कहते हैं कि अगर 4 साल का एवरेज प्रॉफिट है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। ईयर्स परचेज हमेशा गिवन होगा, म्यूचुअली एग्रीड होगा, नहीं गिवन होगा तो कुछ नहीं करना उसका। ओके। ऐसा करके चलते हैं। गुडविल के कैलकुलेशन के दो तरीके होते हैं हमारा, एक बेस्ड ऑन प्रॉफिट होता है, एक बेस्ड ऑन कैपिटल होता है। बेस्ड ऑन प्रॉफिट जो होता है उसको तीन तरह से करते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट मेथड करते हैं, वेटेड एवरेज करते हैं, और सुपर प्रॉफिट करते हैं। देखो बेटा, हमने ना स्टेप से सारी चीजें समझाई थी, बिल्कुल स्टेप से सारी चीजें हम समझाई थी। एवरेज प्रॉफिट के स्टेप्स जो है आपके सामने, आप क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन होती है, सिर्फ ईयर्स परचेज गिवन होती है। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, पिछले 4-5 साल का प्रॉफिट, उसका उसको डिवाइड कर दो नंबर, जैसे 5 साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5 एवरेज आ जाएगा, उसको ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, जो भी आप 1 साल का प्रॉफिट लेके चलेंगे, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एबनॉर्मेलिटी। तो आज मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा, बाकी मेथड समझाने से पहले, कि ये एबनॉर्मेलिटीज कैसे एडजस्ट करी जाती हैं। और आपने देखा होगा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन उसमें एबनॉर्मेलिटीज आते हैं जिन्हें हैंडल करने में हमें तकलीफ होती है। उनको मैं एक बार दोबारा आपके साथ लेके चलूंगा, ठीक है। और फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल को राइज वाले, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, नेचर ऑफ बिजनेस है, लोकेशन है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज है, एक्सेस टू सप्लाईज, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, बिहेवियर ऑफ ओनर, आफ्टर सेल सर्विसेज, गुड कस्टमर रिलेशन, गुड लेबर रिलेशन, ये सब चीजें आती हैं। हमेशा ध्यान रखना,
क्वेश्चन पूछे हाउ एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट अफेक्ट्स द गुडविल, तो आपको क्या बताना है? देखिए, आप हर चीज को पता किस पे कन्वर्ट करके ले आइए, इंक्रीज इन सेल्स पर। इंक्रीज इन सेल्स का मतलब इंक्रीज इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन प्रॉफिट तो मतलब इंक्रीज इन गुडविल। अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी तो क्या होने वाला है, आपकी कॉस्ट घटेगी। आपकी कॉस्ट घटेगी तो क्या होने वाला है, आपको प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या होगा, आपकी गुडविल बढ़ेगी। आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी हैं तो कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो क्या होगा, सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा है, गुडविल। तो आपको हर पॉइंट को इंक्रीज इन सेल और इंक्रीज इन प्रॉफिट पर कनेक्ट करना है, तब आपके आंसर को लिखना होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत कब कब पड़ती है? एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे, डेथ रिटायरमेंट के टाइम पे, डिसोल्यूशन के टाइम में, जब सेल ऑफ बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न हो जाए, अमलगमेशन ऑफ टू और मोर फर्म्स हो जाए, तब हमें गुडविल की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट मैंने बता दिया। अब एबनॉर्मलिटीज को देखें जरा। मैंने आपको बचपन में एक शीट दी थी जिसमें नॉर्मल एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, ये सारे बताए थे आपको। ठीक। ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी को सपोर्ट करने वाले हैं खर्चे, मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, वो सारे हमारे डायरेक्ट होते हैं, वो ऑपरेटिंग होते हैं। अगर आपके प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस हो गया है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो एक्सक्लूड है, माइनस नहीं है, तो आपको माइनस करने पड़ेंगे एक्चुअल प्रॉफिट की फिगर को कैलकुलेट करने के लिए। कहाँ फंस गए बेटा, क्या चीज में गड़बड़ है? हाँ, ये वाली शीट की बात कर रहा था मैं, दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले सीखेंगे अब नॉर्मलिटी को कैसे एडजस्ट किया जाए। और गुडविल में वो वेटेड, मतलब मैं बोलूँ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, सब हलवा चीजें, मजाक है। जो चीज फंसती है वो फंसती है एडजस्टमेंट में। सबसे बड़ा बताऊं, देखिए, अगर मैं बहुत तेजी से आपको फॉर्मूले याद दिलाऊं तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं पहले फॉर्मूले याद दिला देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने बोला क्या, सबसे पहले आपने बोला फॉर्मूला किसका, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट का मेथड क्या निकला भाई? एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, पहला फॉर्मूला आ गया। ठीक है। अगर हम बोले आपसे कि वेटेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, कौन बताएगा मुझे वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, टोटल ऑफ व्हाट? हाँ, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ वेट्स, टोटल ऑफ वेट्स, ये निकल आएगा, है ना? ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला है। और गुडविल कैसे निकलेगी? वेटेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल के क्वेश्चन में, रेशियो के क्वेश्चन में आपको पहले फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के आधा एक नंबर होता है। मैं कुछ बच्चे जो टेस्ट करते हैं यहाँ पर बैठ के उनके चेक कर रहा हूँ, जब यहाँ पर मैं जैसे कुछ मैंने बोला ना कि एक 3 3 घंटे का पेपर सेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद जब जाते हैं मुझे दिखाते हैं, यही गलती कर रहे हैं वो लोग। रेशियो का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, तो क्या होगा, 3 में से फिर उनको 2 नंबर मिल रहा है। गुडविल का क्वेश्चन कर रहे हैं पूरा का पूरा, लेकिन फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, आधा नंबर कट रहा है। ऐसा नहीं करिए, यू आर नॉट देयर इन बोर्ड एग्जाम टू लूज मार्क्स, आप मार्क्स गेन करने के लिए जा रहे हैं वहां पर, है ना? अच्छा, तीसरा हमने बोला क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है। अब जब मैं सुपर प्रॉफिट मेथड लेके चल रहा हूँ, तो इसका स्टेप नंबर 1, ध्यान से इसी स्टेप में देखिए आप। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, पहले वो निकाल दिए, वो जैसे वो निकालते हैं। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप सिलेबस के 12th के उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट अ प्रॉब्लम। याद करो, इन केस ऑफ कंपनी अकाउंट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, टोटल ऑफ इक्विटी, इक्विटी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, सरप्लस, मतलब टोटल ऑफ क्या, कैपिटल वाला पोर्शन प्लस नॉन करंट लायबिलिटी करते थे। यहाँ ये हम क्या करते थे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल। कहाँ करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं। कंपनी अकाउंट में क्या करते हैं, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करते हैं। तो इन केस ऑफ कंपनी, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, मैं दोबारा बता दूं, ये होता है हमारे पास एसेट्स, ये हमारे पास होता है कैपिटल, और ये हमारे पास होता है क्या, लायबिलिटीज। ठीक है। लायबिलिटी के दो पोर्शन, नॉन करंट और करंट लायबिलिटी। एसेट्स के दो पोर्शन, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है।
जब हम करेंगे कंपनी अकाउंट की बात, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? इसका टोटल माइनस ये वाला। कौन सी अप्रोच है? एसेट साइड अप्रोच है। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, है ना? या नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ऐसा भी निकल सकता है। ठीक है जी। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, लायबिलिटी साइड अप्रोच की, तो क्या होगा? ये यानी कि शेयर होल्डर फंड, और ये यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी, दोनों को टोटल करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगा। बट बेटा पार्टनरशिप के अंदर क्या ध्यान देना है आपने? पार्टनरशिप के अंदर जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ना, वो सिर्फ क्या होता है? वो सिर्फ ये होता है, ये सिर्फ दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब जिसे हम शेयर होल्डर फंड बोल रहे हैं ना कंपनी अकाउंट्स में, पार्टनरशिप में वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज एक्सटर्नल वाली, नॉन करंट करंट दोनों माइनस कर दो। क्योंकि पार्टनरशिप में ओनली ओनर्स फंड को कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, जबकि कंपनी में ओनर्स फंड प्लस बोरोड फंड को मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। ऐसा करके, तो जब हम यहाँ गुडविल पढ़ेंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जहां भी गुडविल की कैलकुलेशन होगी, वहां जब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात आएगी, हिडन मेथड होता है ना गुडविल का, तब क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? टोटल ऑफ एसेट्स में से टोटल ऑफ लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली माइनस करके निकलेगा। ऐसा करके निकलेगा। अभी इसी नोट्स में भी दे ही रखा है वैसे, इसको भी देख सकते हैं हम। तो आपने निकाल दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दिया। अब नंबर तीन क्या बोलेंगे आप यहाँ पर? नंबर तीन बोलेंगे आप सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट जो कि किसका होगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी स्टेप नंबर वन में से स्टेप नंबर टू माइनस कर दिया। और नंबर चार, अगर मैं बोलूं गुडविल, तो वो क्या हो जाएगी? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हो जाएगा। ये आपका कौन सा मेथड हो गया बताइए? बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन व्हाट? प्रॉफिट। बेस्ड ऑन प्रॉफिट है ना ये बेस्ड ऑन कैपिटल है, बेस्ड ऑन प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, ये तीनों बेस्ड ऑन प्रॉफिट है। चलिए, अब हम एक कैटेगरी और करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस्ड ऑन कैपिटल बोलते हैं, बेस्ड ऑन कैपिटल बोलते हैं। बेस्ड ऑन कैपिटल में क्या क्या चीजें आती है जरा देखिए। सिंपल सा फॉर्मूला याद करने का। लोगों को गुडविल के फॉर्मूले याद नहीं होते गुडविल के। देखिए जरा, दिखाऊं मैं आपको। बेस्ड ऑन कैपिटल, पहला एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और एक है हिडन गुडविल। है ना? हिडन को लेके चलेंगे, अभी ये बाद में लेके चलूंगा, या एडमिशन वाले में देख लूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है जरा देखें। सबसे पहले मैं करूंगा कैलकुलेट में। ये नंबर एक है कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसका पहला स्टेप क्या बनेगा जरा ध्यान से देखेंगे। कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल गया आपका पहला स्टेप। ठीक है जी। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे आप? कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकलेगी? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट करके निकलेगी। 100 अपॉन में रेट करके निकलेगी। क्यों निकलेगी पता है ऐसा? इसका मैंने आपको लॉजिक दिया था तब भी जब मैंने पढ़ाया था। मैंने कहा था कि अगर सहेज के पापा ने उसे कुछ पैसे दिए और बोला जाओ बेटी अपने 18 बर्थडे में उड़ा दो, ठीक है? तो सहेज के पास आज 20 लाख रुपीज बचे हुए हैं, सहेज के पास 20 लाख बचे हुए हैं, और ये जो उसके पापा ने दिए थे पैसा, उसका सिर्फ 20% है, बाकी 80% उड़ा चुकी है। तो सहेज के पापा ने सहेज को कितना पैसा दिया? कैसे निकालेंगे? लेट फादर हैज गिवन कितना, एक्स अमाउंट ऑफ मनी। दिस एक्स अमाउंट ऑफ मनी इज व्हाट? ओनली 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 20 लाख, है ना? सो व्हाट इज एक्स? क्या निकाला? 20 लाख इंटू, देख रहे हैं आप, 100 अपॉन में रेट करके कर रहे हैं। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि जितना मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है, उस प्रॉफिट के हिसाब से, इंडस्ट्री के नॉर्म्स के हिसाब से मेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी? मान लो मैंने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, इंडस्ट्री का रेट 10% है, 5 लाख जो है
वो मेरी मतलब मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड 50 लाख होनी चाहिए थी, जितना मैं प्रॉफिट करना हूँ। लेकिन नंबर 3 पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। और नंबर 4, गुडविल क्या हो जाएगी, गुडविल क्या होती है बताइए, ये माइनस ये वैल्यू 50 लाख, लेकिन आपने तो 30 लाख लगा के इतना पैसा कमा लिया, तो आप लोगों से कितने ज्यादा बेहतर हैं, जो डिफरेंस दिखेगा वो वाला डिफरेंस। तो क्योंकि हमें हमें नोन से अननोन की तरफ चलना पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं, 100 अपॉन में रेट लेके चलते हैं, बस वही कर। इस जगह पे लोग क्या करते हैं, रेट अपॉन में 100 करके कवाड़ा कर देते हैं। वो नहीं करना है आपको, है ना, आपको रिवर्स चलना है। तो क्या हुआ, गुडविल कैसे निकलेगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये माइनस क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकाली होगी, ये निकलेगा आपके पास वैल्यू। सीधा सा फॉर्मूला, नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट निकालो, नंबर 2 एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लो, नंबर 3 एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, इसमें से इसे माइनस कर दो, गुडविल आ जाएगी। अच्छा सोचो, आपकी प्रोजेक्टेड वैल्यू कैपिटल की आई 30 लाख, और आपने लगाया 50 लाख, तो आप तो मार्केट में लूजर हैं। लोग 30 लाख, आपने 30 लाख, देखिए, आप लोग 30 लाख लगा के आपके बराबर कमा रहे हैं, आपकी प्रोजेक्टेड कैपिटल तो 30 होनी चाहिए थी। 30 लाख लगा के आप 5 लाख कमा रहे हो, लेकिन आपने 50 लाख लगा के 5 कमाया, तो आप तो लूजर हैं, वहां तो गुडविल ही नहीं बनेगी आपकी। तो गुडविल कब बनेगी भाई, जब ये माइनस ये होगा, ये माइनस ये होगा, तो गुडविल नहीं बनेगी आपकी। यहाँ इधर आ जाइए आपके पास, अगर आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है मान लो 5 लाख, और नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना है, 7 लाख है, तो आपकी गुडविल बनेगी 2 लाख की। लेकिन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 9 लाख, ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट है 10 लाख, तो आप तो मार्केट से कम कमा रहे हो, आप तो लूजर हो भाई। ऐसे में कहाँ से गुडविल आएगी, तब गुडविल नहीं आएगी, इसका ध्यान रखना। नेगेटिव, अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव हो जाए तो गुडविल थोड़ी निकलेगी। तब एक बार हमने अपने स्कूल के एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन था नेगेटिव वाले में, यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद लिखना था, यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद लिखना था कि गुडविल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड सिंस सुपर प्रॉफिट इज इन नेगेटिव टर्म्स। अच्छा, हाँ, हाँ, नहीं लिखा ना, बताया था लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है, एक चीज का ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और चीज है, वो रिकॉर्डिंग में डाले दे रहे हो यहाँ पर, कि हमने अभी प्री बोर्ड में क्वेश्चन दिया था अपने स्कूल में, जिसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हो रहा था, 3 नंबर का क्वेश्चन था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ था, है ना? ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 3 नंबर का क्या करना था उसमें, और वो प्रोराटा बेस पर, मतलब जो भी था उस तरह का क्वेश्चन था वो, तो आप क्या करेंगे उसको, कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन कभी आता है 3 नंबर में, तो आप उसे सॉल्व करिए। बोला था कि जनरल एंट्री बनाइए, पहले तो बड़ा बड़ा नोट लिख दिए, सिंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट अचीव्ड, क्या करना है, इशू इज नॉट, इशू इज नॉट सपोज टू बी एक्सेप्टेड, या ग्रीन सिग्नल जो भी है वो नहीं मिलेगा, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। पहले बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की एंट्री कर दो, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक करके पैसे लेने देने की एंट्री तो करोगे ही नहीं। लोगों ने ये लिख के छोड़ दिया क्या, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ इसलिए छोड़ दो। अरे मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, पैसा तो आया ना आपके पास, बैंक टू एप्लीकेशन तो लिखोगे ही, तो फिर एप्लीकेशन डेबिट टू क्या करोगे, बैंक करके पैसा वापस भी करोगे, तो ये दो एंट्री तो होंगी ना। बोला होता ना विद इन 30 डेज आपको पैसा वापस करना है, करना पड़ेगा वो तो। ये हमने कौन सा बता दिया भाई, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब जरा जल्दी से रिवाइज करें कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या होता है, आइए देखते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, पता है क्या है, देखिए इधर, ये जो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड लिखा हुआ है ना, ये इसी के ऊपर लिख रहा हूं मैं, क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। पहला स्टेप बिल्कुल सेम है, दूसरा स्टेप बिल्कुल सेम है, तीसरा स्टेप भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। चौथा स्टेप पता है क्या है, गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट। लो जी, हो गया खत्म। अगर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज कर रहे हैं, तो ये सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड है। लेकिन अगर गुडविल कैसे निकाले, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट करके कर रहे हैं, तो कैपिटलाइजेशन मेथड है। तुम मुस्कुराए, कुछ करके आया था एग्जाम में ऐसा, क्या हुआ था, कोई अच्छी याद जुड़ी हो इससे रिलेटेड तो बताओ। अगर आप लोग सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट करेंगे, तो ये कैपिटलाइजेशन मेथड है। यही मेथड
अगर इस जगह पे आप मल्टीप्लाई ईयर्स परचेज से कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये सुपर प्रॉफिट मेथड बन जाएगा। बस इतना डिफरेंस है। हो गए सारे के सारे फॉर्मूले आपके सामने रेडी। ठीक है, ये क्या था आपका, दिस इज व्हाट बेस्ड ऑन कैपिटल। बेस्ड ऑन कैपिटल हिडन गुडविल भी होता है, उसका भी हल्का सा ग्लिम्पसेस लेके दे रहा हूँ, फिर जब हम बाद में डिस्कस करेंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर्मूले सारे आपके सामने आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब नॉर्मलिटीज को कैसे हैंडल करते हैं उन्हें सीखेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, देन विल स्टार्ट द अदर वन। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना, इसमें सिर्फ एबनॉर्मलिटीज को एक बार रिकॉल करना है, तो काम को आसान। अच्छा, इसे मैं हटा रहा हूँ, देखिए अब आप, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हिडन गुडविल कैसे निकलती है, हिडन गुडविल वाला क्या तरीका होता है। हाँ, नमस्कार जी, इधर चलें। हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं जरा देखें, कि भाई आपकी फर्म में एक व्यक्ति है, उसकी कैपिटल है 2 लाख रुपए की, ठीक है। बी एक व्यक्ति है, उसकी कैपिटल 3 लाख रुपए की है, ठीक। आपने क्या कर दिया, C4 QT को एडमिट कर दिया 1/5 शेयर के लिए, और जब QT आती है तो अपने साथ 5 लाख रुपए की कैपिटल लेके आती है। अब एक बात समझिएगा पार्टनरशिप के अंदर, कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल एडजस्टमेंट, तीनों एक ही रेशो से होगा। अगर ये 1/5 शेयर प्रॉफिट के लिए आई है तो गुडविल में भी 1/5 शेयर है, और कैपिटल एडजस्टमेंट में भी 1/5 शेयर ही चलेगा। तो जरा मान के चलें, मान लिया लेट न्यू कैपिटल, प्लीज सुनिए, लेट न्यू कैपिटल बराबर है एक्स। तो एक्स का 1/5 इज इक्वल टू कितना है, 5 लाख। तो भाई न्यू कैपिटल कितनी हुई बताया कोई मुझे, व्हाट इज न्यू कैपिटल, 5 लाख इंटू 5, 25 लाख। न्यू कैपिटल कितनी है, 25 लाख। और आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, एग्जिस्टिंग कैपिटल वो है 2 लाख प्लस 3 लाख, और प्लस उसको भी तो मिलाओगे भाई, 5 लाख। इतनी एग्जिस्टिंग कैपिटल 10 लाख। मतलब आपकी नई कैपिटल 25 लाख और आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल 10 लाख। आपकी वैल्यूएशन कितनी है एक्चुअल में गुडविल की, वो है 25 लाख माइनस 10 लाख, कितना हो गया, 15 लाख। इसे कहते हैं हम लोग हिडन गुडविल। अब इसका शेयर कितना होगा, ये कितना शेयर गुडविल लेके आएगी, 15 लाख का 1/5, 3 लाख रुपया कैश फॉर कैप प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। इसे हम हिडन गुडविल कहते हैं, इसको हम बाद में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, इसी की बाद में, इसके मतलब इसी चैप्टर के बाद देख लेंगे डिटेल में। हाँ, ये दिस इज गुडविल, दिस इज गुडविल। ये गुडविल निकली आप, ये कैपिटल बेस, कैपिटल बेस 3 मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और हिडन गुडविल। हिडन गुडविल ऐसे निकलता है कि आप सारी कैपिटल जोड़ दो, उससे रिलेटेड रिजर्व सरप्लस जोड़ दो, उससे रिलेटेड फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर दो, तो क्या गई, और उसमें नए पार्टनर का कैपिटल भी जोड़ दो, तो क्या बन जाएगी, एग्जिस्टिंग कैपिटल, और माइनस कर दें क्या, प्रोजेक्टेड न्यू कैपिटल से, इसमें से माइनस कर देंगे ये, तो डिफरेंस जो आएगा क्या कहलाएगा आपका, हिडन गुडविल कहलाएगा। ऐसा करते हैं हम लोग। तो ये तो हुए फॉर्मूले, फॉर्मूले सारे फॉर्मूले आप लोगों ने देखे हैं, ठीक है। अब जो एबनॉर्मलिटीज आती हैं उसका मैं एक बार दर्शन करा रहा हूँ, अपनी नोट्स, अपनी अपनी नोट्स का सबसे लास्ट पेज खोल लीजिए एक बार। हाँ जी, सबसे लास्ट पेज पर आप देखेंगे, पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको, कैन यू सी, इधर देख लें दूसरों के साथ। कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। अच्छा, कई बार एग्जामिनर क्या करता है कंपार्टमेंट के पेपर में, आपको वैल्यू दे देता है 5 साल की, और एवरेज बोलता है 4 साल का। बच्चों को आदत क्या है, 5 year तो 5 year का एवरेज लेके चलो, गड़बड़। आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 4 year बोल रहा है, 5 year बोल रहा है। अच्छा, कई बार क्या परेशानी होती है, जैसे एडमिशन के क्वेश्चन में मैं दिखाऊं आपको, क्या तकलीफ होती है पता है, देखो कैसी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। ये गुडविल की कैलकुलेशन जब हम एडमिशन रिटायरमेंट तक पहुंचते हैं ना, वो दिमाग से निकल जाती है, तो इसलिए वहां गड़बड़ क्या होती है। सपोज आपको यहाँ बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है, और ये बैलेंस शीट में आपके पास यहाँ लाइबिलिटी साइड है, यहाँ एसेट साइड है, ठीक। और यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ लिखा हुआ है मान लो 80,000, और ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 की थी। और आपको बोलता है क्या, कि पास्ट फ्यू ईयर्स प्रॉफिट्स या लॉसेस ऐसे थे, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 22, और
ऐसा करके देता है, ठीक है। और 31 मार्च 19, मतलब ऐसे प्रॉफिट आपको दे रखा होता है। ये 1 लाख दे रखा होता है, ये 20,000 लॉस दे रखा होता है, ये 2 लाख दे रखा होता है, और ये 3 लाख दे रखा होता है, ठीक है। और बोलता है क्या, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स, लोग कहते हैं तो 4 साल ही है, 5वां साल कहाँ गया, ये रहा ना 5वां साल, विच इज गिवन इन द बैलेंस शीट। 5वें साल का प्रॉफिट बैलेंस शीट की अगर लायबिलिटी साइड में गिवन है तो वो प्रॉफिट है। लेकिन अगर यही प्रॉफिट यहाँ दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना, 80,000, तो क्या है ये, देखो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और ये 5वां साल हुआ ना, 5 साल, इसका ध्यान रखेंगे। 5वें साल का प्रॉफिट कहाँ दिखेगा आपको, बैलेंस शीट के अंदर दिखेगा। तब एवरेज 5 का निकालेंगे। लोग फिर ढूंढने लग जाते हैं कि यार 5वें साल का तो क्वेश्चन गलत है जी, हाँ, मतलब अंदर से आवाज आती है तो गलत। गलत नहीं है क्वेश्चन, अरे बैलेंस शीट में झांक के तो देखो, 5वें साल का प्रॉफिट यहाँ दिखेगा आपको। और ये परेशानी कहाँ आती है, गुडविल की कैलकुलेशन जब आप रिटायरमेंट डेथ करो वहां आती है ये सब, वहां देते हैं ऐसे क्वेश्चन। एडमिशन में तो शायद नहीं दिखेगा आपको, लेकिन रिटायरमेंट डेथ में दिखेगा ऐसा क्वेश्चन कि retiring partner is entitled to his or her share of goodwill, which is to be calculated on the basis of average profit of last 5 years of 3 years purchase। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और 5वां साल तो दे ही नहीं रखा, तो ढूंढो उसे बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट में दिखेगा आपको 5वां साल, ऐसा करके दिखता है। या बोलते हैं जैसे रिटायरमेंट डेथ में कि share of profit for intervening period of the deceased partner is to be calculated on the basis of 3 years immediately preceding the date of death। बंदा मर गया, मान लो मई में मरा, तो मई से पहले के 3 साल कौन से हो गए, 1 साल ये रहा, दूसरा साल ये रहा, और 1 साल ये है, दूसरा ये, और तीसरा, 3 साल ये बनेंगे। लोग क्या करते हैं, इन 3 सालों को ले लेते हैं। गलत हो गया ना, तो रिटायरमेंट डेथ में तकलीफ पड़ती है ये चीजें हमें। तो आपको ध्यान से देखना है कि प्रीसीडिंग 3 इयर्स कौन से हैं। एक वो जो बैलेंस शीट में दे रखा है ये वाला लेंगे, और 2 और 3 ये लेंगे, और 4 ये लेंगे। मतलब बच्चे, आपको अगर बोला 3 साल का प्रॉफिट ऑफ इंटरवीनिंग पीरियड इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीसीडिंग 3 इयर्स इमीडिएटली बिफोर द ईयर ऑफ डेथ। तो डेथ हुई थी मई में, उसका पिछला फाइनेंशियल ये 1, 2, 3, इन तीनों को जोड़ के चलना है। अब इनको तीनों को तोड़ के जोड़ के नहीं चलेंगे। अच्छा, कई बार क्वेश्चन क्या होता है, गुडविल की कैलकुलेशन बोलता है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा देखो, आपके पास प्रॉफिट दे रखा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स वर एज फॉलोस, 20,000, 50,000, 1 लाख, 90,000, ये 90,000 ब्रैकेट में दे रखा है, और यहाँ लिख रखा है 80,000। अब आपको बोला गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। तो लास्ट 4 ईयर कहाँ से उठाऊंगा मैं, यहाँ से लास्ट 4 ईयर लूंगा या यहाँ से लास्ट 4 ईयर लूंगा। हम यहाँ से लेंगे लास्ट 4, यहाँ से 80, यहाँ से लेंगे, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ऐसे लेके चलेंगे रनिंग सेंटेंस में। यहाँ यहाँ मतलब राइट से उठाएंगे ईयर्स, लेफ्ट से नहीं उठाएंगे। इसका ध्यान रखना, जब ईयर ना दे रखे हो, ईयर दे रखे हो तो कोई पंगा ही नहीं है। तो इसीलिए एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय एबनॉर्मलिटीज का ध्यान रखना है, और ध्यान ये देखना है कि किस फाइनेंशियल ईयर को आपको अपने साथ पिक करके चलना है। मई 2023 में मरा, और प्रीसीडिंग 4 ईयर का प्रॉफिट बोला है, 1, 2, 3 और 4, ये लेके चलेंगे, ऐसा करके चलना है। अगर बोला कि प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीसीडिंग 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट, तो 1 साल ये लेंगे, 2 और 3 ये लेके चलेंगे, ऐसा लेके चलेंगे। ठीक है जी। तो अब जो आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है उसमें एबनॉर्मलिटीज हैं। किस तरह की एबनॉर्मलिटीज हैं, इन्हीं में से कोई एक एबनॉर्मलिटीज आपको बनकर आएगी। मैंने इन 3 क्वेश्चन में मैंने हर तरह की एबनॉर्मलिटीज डाली है, ठीक है, और उन एबनॉर्मलिटी का एक्सप्लेनेशन भी आपको पहले दिया है। देखिए जरा यहाँ पर, गुडविल एवरेज ऑफ लास्ट 5 इयर्स लेके चलने, 3 और 2, 5, 6 दे रखे। मेजर रिपेयर वर्क और मशीनरी इज डन ऑन 1 अक्टूबर 2010 11 ₹10,000 का था, डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट विच इज टू बी कैपिटलाइज। बस यहाँ आते ही माथा घूमना शुरू हो जाता है कि क्या बोलने लग गए ये लोग, जबकि बहुत सीधी सी साधारण सी भाषा लिखी है, जो बचपन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट में आपने सीखी थी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, सिर्फ वो सीखा था। पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, depreciation is to be charged under written down value method। फिर एक क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मैनेजमेंट कॉस्ट डिवाइड ऑल द ईयर्स। ऐसा देखिए, ये सब एबनॉर्मलिटीज हैं।
नीचे दिख रहा है गुडविल को एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, हर साल कुछ ना कुछ दे रखा है, इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, एक्सक्लूडिंग इंटर इंश्योरेंस क्लेम। फिर दे रखा है आपके पास ये नीचे वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3, प्रॉफिट दे रखे हैं, वेट्स दे रखे हैं। लेकिन बिफोर वी प्रोसीड फॉर द वेट्स एंड प्रॉफिट्स, आपको क्या दे रखे हैं नीचे, एबनॉर्मलिटीज भी दे रखी हैं कि 1 दिसंबर को मेजर रिपेयर वर्क हुआ था, जिसे रेवेन्यू में चार्ज कर दिया, सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर द वैल्यू। अभी कैपिटलाइज करने की बात कर रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, ठीक है, मैनेजमेंट कॉस्ट की बात कर रहा है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड की बात कर रहा है, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यू। ये है सारी की सारी एबनॉर्मलिटी जिन्हें मैंने पहले जब पढ़ाया था बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करा था, सिर्फ रिकॉल कराऊंगा, है ना। और इनमें से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हमारी सारी की सारी चीजें ग्रिप में दोबारा से आ जाएंगी। आइए जरा ये सब एबनॉर्मलिटीज कहाँ है मैं दिखा रहा हूँ आपको जरा। पेज नंबर पहुंच जाइए आप सबसे पहले 3 पे, पेज नंबर 3। आई होप आपको शायद ये टेबल अब समझ में आएगी। याद है मैंने पहले एक फ्लो चार्ट करके बनाई थी पहले आप लोगों के सामने, इसी टेबल को मैंने, अमोली का कुछ ध्यान आ रहा है तुम्हें? एक फ्लो चार्ट तुमने भी बनाया था, बाकी लोगों ने भी बनाया था जब हम इस चैप्टर को कर रहे थे। नहीं, अमोली का सो गई, कोई बात नहीं। ऑनलाइन में मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सब लोग क्या? यस सर। यस सर। ठीक, यस ओके, सर। ठीक है। आइए देखें जरा। अच्छा, आपको मालूम है कि आपके जो छोटे भाई बहन आएंगे वो बोर्ड में 2 बार एग्जाम देंगे अब 12th का। हाँ, हाँ। फिर सीयूटी में परेशानी होगी। अच्छा, अच्छा एक और चीज है, और आधा सिलेबस में क्या होता है, अगर पहली बार आपके फुल नहीं आया तो फिर 100 के चांस खत्म। यहाँ तो आर प्यार एक ही बार में हो जाता है ना, दोनों होता है दोनों। नहीं नहीं, वो देखेंगे, बोर्ड डिसाइड करेगा। देखो एक्सपीरियंस करके देख लो, वो छोड़ दो। हाँ, आइए देखिए जरा। बहुत बहुत पहले तुमने, हाँ हाँ, अभी भी पढ़ के कुछ नहीं जा रहे हो तुम। अब इधर देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस हमारे स्कूल के बच्चों में, छोटे स्कूल के बच्चों में कूट कूट के भरा है, कूट कूट के। एनीवे, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी डन व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल। देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करते हैं जरा, यहाँ देखिए, फिर से आपके सामने बना के दिखा रहा हूं मैं। भाई अगर कोई एक्सपेंस डायरेक्ट है, क्या एक्सपेंस हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, आपके क्वेश्चन में लिखा होगा क्या, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड, मतलब जब आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड का मतलब क्या है, ऑलरेडी, ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है। ऑलरेडी डिडक्टेड, मतलब आपने ऑलरेडी क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया है। तो क्या करना है, तो क्या करना है, नो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट थोड़ी करनी है उस पर आपने। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंस बोल दें, मैं डायरेक्ट एक्सपेंस बोल दूं या ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल दूं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए। अगर ये इंक्लूडेड मतलब, इंक्लूडेड मतलब प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें या डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में ये ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, माइनस हो चुके हैं। अगर ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं तो नहीं, तो उनको नहीं करना, ये तो होने चाहिए थे ना। देखिए, जब भी आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या करना है कि उन प्रॉफिट को जो कि ऑपरेटिंग है उन्हें उनको एडजस्ट करना ही करना है। जैसे मैंने बताया था ना कि आपने क्या करा, एक आम का पेड़ खड़ा करा, उसको खड़ा करने में आपने पानी दिया, खाद दिया, माली का जो सैलरी वैलरी दी, सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपके पेड़ के पत्तों को कोई बकरी खा गई तो उससे बचाने के लिए जब आपने लोहे का जंगला लगाया, वो फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएगा, और वैसे भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लोहे का जंगला तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपका पौधा कट जाएगा लेकिन जंगला आपका लोहे के भाव बिकेगा, वो आपके लिए एक एसेट हो गई, आप कहीं और यूज कर सकते हैं उसको। वो ध्यान रखना, आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेके चलने हैं और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लेके चलने हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर लेके नहीं चलने हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं डे टू डे के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट। अगर आप कोई एसेट खरीदते हैं तो उसे कहते हैं आप कैपिटल एक्सपेंडिचर। और सुनो बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट साइड में जाएगा, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं दिखेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट लॉस से ट्रेडिंग में दिखेंगे। हाँ, लेकिन अगर कह दे कि एक्सक्लूडेड, क्या कह दे, एक्सक्लूडेड, इसका मतलब क्या है कि नॉट yet डिडक्टेड
डिडक्टेड, या फिर और एडजस्टेड, एडजस्ट नहीं हुए, और नॉट yet debited टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं करा, उनको डेबिट ही नहीं करा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो क्या करना चाहिए आपको, कैसे करना चाहिए उनको? डिडक्ट कर लीजिए, डिडक्ट कर लेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। जैसे मान लो मैंने बोल दिया क्या, नेट प्रॉफिट वाज ₹5 लाख, ठीक है, नेट प्रॉफिट ₹5 लाख, लिख दिया। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग वेजेस पेड ₹50,000, बट एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम ₹30,000। क्या करूंगा बताओ, कैसे ठीक करूंगा इसे? हाउ विल आई रेक्टिफाई दिस? क्या लिखूंगा मैं? 5 लाख इंक्लूडिंग वेजेस पेड, ऑलरेडी माइनस हो चुका है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। लेकिन एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो क्या करूंगा? इंश्योरेंस प्रीमियम तो ऑपरेटिंग होता है, माइनस करूंगा 30,000 एंड देन आई विल कैलकुलेट माई करेक्ट प्रॉफिट की फिगर। ऐसे करूंगा, ठीक है। अगर बोल दे एंड एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स ₹10,000, एंड एक्सक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स ₹10,000, एंड इंक्लूडिंग, अगर ये लिखा जाए एंड इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ₹20,000। अब क्या करेंगे बताइए? एक्सक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स 10,000, कुछ नहीं करना इसका। क्या करेंगे इसका, क्या करेंगे? आप दोनों बताइए क्या करेंगे, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी, बोलिए। यही तो तंग करेगा एग्जाम में, एक्सक्लूडिंग। पहले तो समझिए कि लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है? ऑपरेटिंग है, खरीदते समय प्रॉफिट और लॉस होता ही होता है। और एक्सक्लूडिंग है मतलब, अरे रुको बेटा, एक्सक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, आपने क्या किया? लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स को माइनस नहीं करा, नॉट, तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे कितना? 10,000। और इंक्लूडिंग लॉस एंड, ये से, सुनो बेटा, इंक्लूड मतलब इसे ऑलरेडी माइनस कर दिया था, इसे क्या करेंगे? प्लस 20,000। गड़बड़ हो गई ना? नहीं ये ठीक है, आप बताइए ना, ऐसा सोच रहे, तो देख रहे हैं, इंक्लूडिंग वेजेस पेड, माइनस होना चाहिए था, माइनस हुआ, हुआ, कुछ नहीं करना। एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, माइनस होना था, नहीं हुआ, तो माइनस करेंगे। एक्सक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, माइनस होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो माइनस करेंगे। इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, माइनस नहीं होना चाहिए था लेकिन माइनस हो गया, क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ऐसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये मैंने फ्लो चार्ट समझाया था, और आपके नोट्स में टेबल बना के भी दे रखा। अब जरा देखिए, ये तो कौन से एक्सपेंस हो गए? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब जरा समझो, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? जो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग वाले होते हैं। अब तो कैश फ्लो आता है तुम्हें, है ना? आता है, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा थोड़ा तो अच्छी बात है। देखिए, अगर लिखा है क्या, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड का मतलब क्या हुआ इसमें? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूडेड है, मतलब क्या हो रखे हैं? ऑलरेडी डिडक्टेड हैं। और तो कैसे ठीक करेंगे उसको? एड बैक, वापस कर दीजिए। आपका प्रॉफिट कम होना चाहिए ऑपरेटिंग से, नॉन ऑपरेटिंग से थोड़ी कम होना चाहिए। एड बैक करके ठीक कर देंगे उसको। और अगर बोला क्या, एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है, तो क्या करेंगे? मतलब नॉट yet डिडक्टेड, नॉट yet डिडक्टेड और एडजस्टेड है, तो क्या करना है? नो एडजस्टमेंट, कुछ नहीं करना आपने। जो आपने माइनस नहीं किया और माइनस नहीं होना चाहिए था, कोई छेड़खानी नहीं करूंगा उसके साथ, नहीं कुछ सर, भी। बोलिए। ये जो पहले वाला क्वेश्चन आपने कराया उसमें अमाउंट 480 होगा ना लास्ट में प्रॉफिट का? पता नहीं, देख लो कितना हुआ, ये मैं जानता नहीं ना। ये रहा, ये आप हटा दें यहाँ से। अब देख कितना आया। 480।
480 ऐसे। देखिए जरा कैसे हो सकता है। देखिए नेट प्रॉफिट ₹5 लाख, एक्सक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कॉमा, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल रुपीज, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000, कॉमा, इंक्लूडिंग ₹30,000, ऐसे लिखा। एक्सक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 30,000, ठीक है। इंक्लूडिंग सैलरी टू पार्टनर्स ₹10,000, एंड एक्सक्लूडिंग कमीशन टू पार्टनर्स 80,000, ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। एंड इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 40,000। अब करिए जिसका फाइनल आंसर निकालिए जरा, क्या निकलता है। अब नॉर्मलिटीज को कैसे हैंडल करना है वो देख रहे हैं। फोन ना देखो जरा ज्यादा। देखिए, यहाँ देखिए 5 लाख, एक्सक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक्सक्लूड है, कुछ नहीं करना, छोड़ दीजिए इसे, खत्म हो गया ये वाला पार्ट। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है क्या कर रखा है आपने यहाँ पर, इंक्लूड कर रखा है। इंक्लूड मतलब ऑलरेडी माइनस कर रखा है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई पार्टनर्स का कैपिटल, सैलरी और कमीशन ये तो एप्रोप्रिएशन होते हैं। एप्रोप्रिएशन होते हैं, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग है। लेकिन समझो, पूरा बात सुनना मेरी अभी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है जी। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इंक्लूड हो रखा मतलब माइनस हो रखा, तो कैसे ठीक करूंगा, प्लस करके। कितना फिर प्लस करूंगा इसके बेसिकली अंदर? करेक्ट नेट प्रॉफिट ही निकालना है ना। हाँ, करेक्टेड नेट प्रॉफिट निकालना है। तो हमने क्या कर दिया, जो इंक्लूड था नॉन ऑपरेटिंग उससे प्लस करके ठीक करा। इंक्लूड मतलब माइनस हो रखा है। इंक्लूडिंग सैलरी टू पार्टनर 10,000 रुपए, इससे क्या करेंगे, सैलरी टू पार्टनर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, कुछ नहीं करना, इंक्लूडेड है तो कुछ नहीं करना, वहां वाला रूल आ गया। अच्छा, एक्सक्लूडिंग कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक्सक्लूड मतलब माइनस नहीं करा, तो कैसे ठीक करूंगा उसको, माइनस करूंगा कितना, 10,000, 10,000 नहीं 80,000। इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, इंक्लूडिंग है मतलब प्लस करेंगे कितना, 40,000। तो क्या निकला आंसर, 490। कितने लोगों ने ठीक किया ये, ठीक है। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ बेटा, देख ले बैठ के थोड़ा सा, नहीं सर आता तुम्हें। वापस एक्सप्लेन कर दो। 5 लाख, अगर आपको बहुत डेप्थ में देखना होगा ना, इसकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग्स देखना, मैं अभी तो सिर्फ ग्लिम्सेस लेके चल रहा हूँ, बहुत ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ चीजों को, तब मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। ये देखिए 5 लाख इज प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। एक्सक्लूड मतलब नॉट येट डिडक्टेड, और डिडक्ट होनी भी नहीं थी, डिडक्ट नहीं होनी थी, पर नहीं करी, नो एडजस्टमेंट, कुछ नहीं करा उसका। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है बेसिकली, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग इंक्लूड मतलब माइनस हो रखी है, तो क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। इसी तरह से इंक्लूडिंग सैलरी टू पार्ट, देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज नॉन ऑपरेटिंग, लेकिन पार्टनर को सैलरी, पार्टनर कमीशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सैलरी तब दोगे ना जब काम करेगा, कमीशन तब दोगे जब सेल करेगा, तो वो ऑपरेटिंग होता है। आउट ऑफ 3 अप्रोप्रिएशंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सैलरी एंड कमीशन इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आपने क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग कमीशन, इंक्लूडिंग सैलरी टू पार्टनर, इंक्लूडिंग मतलब ऑलरेडी माइनस हो रखी है और वो होनी चाहिए थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो माइनस होना चाहिए ना, कुछ नहीं करेंगे। क्या लिखा, कमीशन टू पार्टनर एक्सक्लूड है, ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, माइनस होना चाहिए था, नहीं माइनस करा, माइनस कर देंगे। और इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट इंक्लूड है मतलब आपने ऑलरेडी माइनस कर रखा है,
नहीं माइनस होना चाहिए था ना, ऐड बैक कर देंगे। तो आपने देखा नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम किस तरह से हैंडल करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा चीजें बदलता हूँ। डायरेक्ट इनकम तो सिर्फ एक होती है, क्या होती है, सेल्स, इसलिए उसमें एडजस्टमेंट तो दिखता नहीं है कोई भी। अब आपके पास क्या बचती है चीज यहाँ पर, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, या बोलते हैं हम क्या, अदर इनकम, या अदर इनकम वाला। अगर इंक्लूडेड है तो मतलब क्या है, ऑलरेडी ऐड है वो। कैसे ठीक करेंगे उसको, डिडक्ट करके। और अगर एक्सक्लूडेड है, नॉट येट एडेड, कोई ऐड नहीं हुई है, तो क्या करेंगे उसका हम लोग, नो एडजस्टमेंट, नो एडजस्ट, कुछ नहीं करना उसका एडजस्ट। नहीं पता चल रहा है? बोलो ना। अच्छा, अब मैं आपके सामने एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखो इसका एग्जांपल देखिए किस तरह से दिखता है। यहाँ देखिए, और फिर एक लिस्ट को देख लेंगे अभी कि ऑपरेटिंग किसको कहते हैं, नॉन ऑपरेटिंग किससे कहते हैं, तो आपको वो ध्यान आ जाएंगी सारी चीजें। मैं दिखा दूंगा, यहाँ देखिए जरा। हमने लिखा नेट प्रॉफिट ₹10 लाख, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स ₹20,000, एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ₹50,000, ये लिखा है। एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड ₹1 लाख, कॉमा, अरे इस पे ध्यान दे देना भाई, इस पे ध्यान दे दे, बता रहा हूँ अभी तो। एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड ₹1 लाख, एंड इंक्लूडिंग वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ₹30,000। अब करिए इसको ठीक। हाँ करिए, हो गया, नाइस, बढ़िया। बाकी लोग भी ट्राई कर लें इसे जरा। फेल होने के 101 तरीके बता दूंगा तुम्हें, तुम पहले पढ़ तो लो इसको। यहाँ देखिए, इधर देखिए, 10 लाख इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स जो होता है ऑपरेटिंग इनकम होती है ना, कुछ नहीं करना, इंक्लूड है तो कुछ नहीं करना, छोड़ दीजिए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग होती है, इंक्लूड है, माइनस कर देंगे कितना, 50,000, चला गया। एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, एक्सक्लूड मतलब ऐड नहीं करा। भाई नीचे बैठा हूं क्या, ध्यान दे ले यार इधर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं करना था, नहीं किया, खत्म कर दीजिए उसको। इंक्लूडिंग वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, वेजेस पेड अगर किसी और काम के लिए होता तो इंक्लूड मतलब ठीक था, लेकिन आपने किसी मशीनरी वाले वेजेस भी यहाँ डाल दिया, गलत कर दिया ना, तो क्या करेंगे, माइनस नहीं करेंगे बेटा, प्लस करेंगे। इंक्लूड मतलब ऑलरेडी, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस, इनकम में मैंने एक्सपेंस वाला एग्जाम्पल डाल दिया, तो क्या करेंगे, उसे एड बैक करेंगे 30,000। और सुनो बेटा, दिस वॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे आपने प्रॉफिट लॉस से डेबिट कर दिया, ठीक करने के लिए ऐड बैक करेंगे। दिस इज योर आंसर। तो कितने लोगों ने ठीक किया था ये, गुड, है ना। कुछ नहीं, तुम घपियाओ अपने दोस्तों के साथ, कंपार्टमेंट की तैयारी करो, अच्छा है। चलिए अब जरा टेबल देखिए, आपको समझ में आएगी ये वाली टेबल। कैन यू सी दिस टेबल नाउ, डायरेक्ट एक्सपेंस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर टेबल को देखें, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और क्या करते हैं, इसका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट हुआ होगा, डिक्रीज हो गया होगा, कोई करेक्शन नहीं करनी है। डायरेक्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्सक्लूडेड है, कोई इफेक्ट नहीं था, तो ठीक करना है, डिडक्ट करना है, ये समराइज कर रखा है। ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या abnormal लॉसेस अगर इंक्लूड हैं, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा इनको,
इसीलिए मैं कहता हूँ तुम लोग ना फोन वहां किनारे रख के बैठा करो। अरे कुछ दिन तो बैठ जाओ यार। तुम्हें पता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम शुरू होने में कितना दिन रह गया आप? कौन सी तारीख से शुरू है? 15 तारीख से एग्जाम शुरू है उसके। तुम्हारा पहला किसका है? मुबारक हो। शाबाश। ठीक है। 26 दिन रह गए हैं तुम्हारे पास कुल मिलाकर। चलो अच्छी बात है। आगे देखते हैं। बहुत अच्छी बात है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अब नॉर्मल लॉसेस को ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपना बाद में देख लेना। ये टेबल समझ में आई? ये टेबल को समझ, इसको यूज कर पाएंगे टेबल को? ये समराइज करके दे रखा था उसका मैंने एग्जांपल करके बता दिया। ठीक है। अच्छा इसी तरह से प्लीज सीरीज कैपिटल एक्सपेंडिचर है, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स या मेजर रिपेयर वर्क ऑन मशीनरी या ओवरऑलिंग ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी या वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ये सारे के सारे अगर डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैं तो आपको ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट में। और अगर कुछ नहीं करा तो कुछ नहीं करना उनका। डेबिटेड मतलब इफ, और डेबिटेड बोलते हैं या क्या बोलते हैं, इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या बोलते हैं क्या ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आपको उन्हें ठीक करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। वो आपके सामने सोल्यूशन दे रखा है। अब जरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर्स है, एनी कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज है। कौन कौन से? एम्प्लॉयज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स टेंजिबल इंटेंजिबल, लॉस ऑफ गुड्स। बेटा लॉस ऑफ गुड्स अगर सेल परचेज में हो तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लॉस ऑफ गुड्स में फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, एम्बेसलमेंट हो गया तो एबनॉर्मल है। इस तरह के एक्सपेंसेस को फायर एबनॉर्मल लॉसेस। बैंक चार्जेस हैं, डोनेशन चैरिटी है, टैक्स की पेमेंट भी अगर आप कर लेते हैं तो वो गुडविल की कैलकुलेशन। देखो टैक्स की पेमेंट कैश फ्लो में ऑपरेटिंग मानी जाती है, समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ इट इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू योर रेवेन्यू जनरेशन, इसलिए नॉन ऑपरेटिंग लेके चल रहे हैं इसको। ऐसे ही प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट ऑपरेटिंग माना जाता है कैश फ्लो की बात टाइम पे वहां पर, लेकिन यहाँ नहीं माना जाता, क्योंकि इसका हमारा मतलब है कि क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से मेरा रेवेन्यू में कोई कंट्रीब्यूशन होगा? नहीं होगा। तो ये हमारा डाउट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या, ठीक है। अच्छा एक चीज सॉरी यहाँ पढ़ना जरा, कमीशन सैलरी टू पार्टनर, सॉरी, क्योंकि ऐसे सुनो, अगर बेड डेट हो जाते ना, बेड डेट, तो उनको भी हम ऑपरेटिंग मान के चलते हैं। प्रोविजन फॉर बेड डेट को भी ऑपरेटिंग मान के चलेंगे, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्सेस को नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि बेड डेट तो रूटीन कोर्स ऑफ एक्शन में होते हैं और प्रोविजन फॉर बेड डेट भी रूटीन कोर्स ऑफ एक्शन में हम बनाते हैं। Dep- रुक जा, डेप्रिसिएशन जो होता है वो भी हमारा क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उसका प्रोविजन भी ऑपरेटिंग लेके चलेंगे, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स को ऑपरेटिंग लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स से कहीं भी मेरे रेवेन्यू जनरेशन में कोई हेल्प नहीं मिलती है, इसलिए नॉन ऑपरेटिंग की कैटेगरी में यहाँ पार्टनरशिप में डाला गया उसको। नहीं बेटा बैड डेट समझ, तुमने सेल करी, तुम्हारे डेटर बने और तुम्हारा बैड डेट हो गया, ये तो नॉर्मल है बिजनेस के लिए। क्या किसी बिजनेस में रेवेन्यू नहीं जनरेट होता? डेटर से तो रेवेन्यू बना था ना, सेल से तो बना था। सेल्स हुई, डेटर बना, डेटर से बीआर बना, बीआर डिसऑनर हो गया, ये भी चलो ठीक है। बैड डेट हो जाना, इट हैपेंस इन एवरी बिजनेस। कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें बैड डेट नहीं होते हैं? खूब होते हैं, अच्छे से होते हैं। तो उसको हम ऑपरेटिंग की कैटेगरी में, ऑपरेटिंग लॉसेस की कैटेगरी में मानेंगे उसको। अच्छा नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या कहलाती है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ गुड्स एंड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स टेंजिबल इंटेंजिबल, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, बैड डेट रिकवर्ड, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम और रेंट रिसीव्ड। ये सारी की सारी क्या है? एबनॉर्मल इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ये अगर ऐड है तो माइनस करेंगे, अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इनको। चलिए अब आप देखिए नीचे आपके सामने क्या आ गया। हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड दिख रहा है आपके सामने, कैपिटल एम्प्लॉयड आया। कैन यू सी दिस? लायबिलिटी साइड अप्रोच से क्या लिखा हमने? पार्टनर का करंट अकाउंट लिखा और कैपिटल अकाउंट लिखा। रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स, रिजर्व्स, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व्स, कंटीजेंसी रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, सरप्लस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और फिक्टिशियस एसेट्स होते थे ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह, ये सब माइनस करने के बाद की वैल्यू। पुरानी गुडविल अगर है तो उसे भी माइनस कर देंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड है तो उसे भी माइनस कर देंगे। ये हमने शुरू शुरू में अच्छे से बताया था। एसेट साइड अप्रोच पे आ जाइए। इन्वेस्टमेंट ट्रेड जोड़ेंगे, टेंजिबल एसेट्स जोड़ेंगे, इंटेंजिबल जोड़ेंगे, करंट एसेट्स में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हटा देंगे, लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे, करंट एज वेल एज नॉन करंट दोनों माइनस करेंगे। लेकिन कंपनी में क्या होता था? सिर्फ टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी करते थे, यहाँ टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी एक्सटर्नल वाली करेंगे। अच्छा
या फिर हम बोले नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल और माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, ऐसा करके भी काम चलेगा। ठीक है। अभी इसका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। ये देखो आपके सामने लिखा है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ओनली ओनर्स फंड इज यूज्ड, बोरोड फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लोन not included while calculating capital employed with the liability side approach. However, in case of a company, लिखा देखिए नोट्स पेज नंबर, कौन से पेज पे हैं अभी हम लोग, 3 पे, पेज नंबर 4 पे शुरू शुरू में, owners fund as well as borrowed fund included while calculating capital employed from liability side approach. Machinery replacement fund, provision for depreciation and employees provident fund are not included in reserves. बताया था रिजर्व सरप्लस की शीट दी थी आपको उस समय पे, इसको हम टच नहीं करते, एडजस्ट नहीं करते, ये हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग कहलाता है। ऐसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करते हैं, नॉन ट्रेड को आप एक्सक्लूड करते हैं। और ये लिखा है ट्रेड इन्वेस्टमेंट नॉट, इस पे मैं ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में कोई क्लैरिटी ना हो तो क्या मान के चलेंगे उनको, नॉन ट्रेड कंसिडर करके चलेंगे। जनरली बिजनेस दूसरी कंपनी के शेयर में जो इन्वेस्ट करता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में जनरली बोला जाएगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। अभी मैं गुडविल का भी पहले एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ये ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसको पढ़ लेते हैं और फिर हम थोड़ा एक दो एग्जांपल बुक से करके, और फिर ये जो लास्ट वाले पार्ट बचे हुए हैं ना, ये जो मुश्किल क्वेश्चन है इनको कराऊंगा हैंडल, तब ये गुडविल आपका रिवाइज हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं करेंगे इसमें कुछ। और बोलना है कुछ क्या? देखिए जरा, जरा समझते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक क्या परेशानी है और कैसे इसे हैंडल करते हैं। हाँ अभी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन तुमको देखूंगा तुम्हें कितना आता है, ठीक है। अच्छी बात है अगर याद करते हैं तो बहुत बढ़िया चीज है। आइए देखिए जरा, पता नहीं ये जो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को कैसे हैंडल करते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, उसे क्लोजिंग स्टॉक लेके चलेंगे, ओपनिंग स्टॉक लेके नहीं चलेंगे उसको, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक लेके चलना उसको। ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोले तो जैसे देखो, हम जानते हैं कि नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, ऐसा करके बोलते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है किसके बराबर होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, ये रेशियो में भी पड़ा था, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे करके होता है। ठीक है। इधर देखिए, 10 लाख की नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है मान लो 7 लाख का, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 3 लाख का आपका। गॉट इट। इधर देखिए, ओपनिंग स्टॉक है मान लो 5 लाख का, नेट परचेज है मान लो 10 लाख की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है मान लो 3 लाख के। व्हाट इज योर टोटल वैल्यू, कितना हो गया, 15 और 3 18 लाख हो गया। ठीक है। और 18 और 11 लाख, तो कितना हो गया, 7 लाख। आर यू एग्री विद दिस, ये बात ठीक है। और वही 7 लाख इधर गया तो प्रॉफिट आ गया। पांडे जी ध्यान दीजिए जरा, अगर बोला ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, ध्यान दीजिए, मतलब ये 5 से कितना हो गया, 6 लाख हो गया। एज ए रिजल्ट क्या होगा जरा देखिए, ये कितना हो जाएगा, अरे 8 लाख होगा बेटा, बढ़ जाएगा ये, 6 16 19, 19 में से 11 गया, कितना बना, 8 लाख। यहाँ कितना जाएगा, 8 लाख। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, बताओ, 2 लाख। तो जब ओपनिंग स्टॉक बढ़ा तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, और प्रॉफिट घटना चाहिए नॉर्मल एक्टिविटी, इससे थोड़ी होना चाहिए। कैसे ठीक करूंगा इसको मैं, एड बैक करके, हाउ विल आई करेक्ट इट। मेरा जितने से ये देखो, जब मेरा ओपनिंग स्टॉक 1 लाख से ओवर ओवर वैल्यूड हुआ तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, 1 लाख से कम हो गया ना। कैसे ठीक करूंगा उसको मैं, एड बैक करके। तो अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाए तो ठीक करने के लिए ऐड करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए। और अगर ओपनिंग स्टॉक घट जाए तो ठीक करने के लिए क्या करना है, माइनस करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए। ओपनिंग स्टॉक अगर ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है, ठीक है जी, तो क्या करेंगे, उसको हम ठीक करने के लिए ऐड कर देंगे। इसकी रीजनिंग बना जाइए। ओपनिंग स्टॉक रीजनिंग मैंने बता दी है, ओपन स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो तो कैसे करेंगे, ठीक करेंगे। और अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो कैसे ठीक करूंगा उसको मैं, माइनस करके। और इसका उल्टा हो जाएगा क्या, अगर क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यूड है, तो कैसे ठीक करूंगा उसको मैं, माइनस करके। और अगर क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाए,
अंडर वैल्यूड हो जाए तो हाउ विल आई रेक्टिफाई इट, इसको ऐड करके रीजन इससे निकल कर आ जाता है। मैंने पहले सिखाया हुआ है, अब तो मैं सीधा सूत्र बता रहा हूँ कि कैसे ध्यान रखें उसको। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, इस साल का ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, और पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक है। तो ये आपस में इफेक्ट आगे पीछे चलते रहते हैं। ठीक है। तो ये जो जितनी भी चीजें मैंने बताई आपको, एबनॉर्मलिटीज को कैसे हैंडल करते हैं वो बताया। ठीक है। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज कहाँ होता है गुडविल की कैलकुलेशन में, उसको लेके चलते हैं, और फिर फुल फ्लेश क्वेश्चन लेके चलते हैं एबनॉर्मलिटीज के साथ, तो आपको आसानी होगी। अब एक बार अपनी बुक खोलें जरा, जल्दी से बुक खोलें। क्या ये समझ में आ पाया कुछ माहेश्वरी को, या मैं बोलूं यस दिव्यांशी या सर। बाकी लोगों को? Yes, sir. सोनाक्षी, गनीब यस को, सर। गनीब पता चल रहा है कुछ? Yes, sir. अच्छा, बहुत उदास होके बोल रही है, मतलब नहीं पता चल रहा, नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं। देखिए, आपके पास बोला गया कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए, मतलब वो आपका सुपर प्रॉफिट मेथड में भी लग सकता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में भी लग सकता है ना, कहीं भी लग सकता है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बैलेंस शीट फुल फ्लेज गिवन है आपके पास, सुनो, फुल फ्लेज बैलेंस शीट गिवन है। तो अगर मैं बोलूं एसेट साइड अप्रोच से, देखिए एसेट साइड, जो लोग एग्जाम्पल 1 कर चुके एग्जाम्पल 2 कर लें, जिन्हें एग्जाम्पल 1 समझ में आएगा 2 कर लें। तुमने कर लिया एग्जाम्पल 1? हाँ चलिए देखिए, एसेट साइड में सबसे पहले क्या देखो बेटा, एसेट साइड को करने के 3 तरीके होते हैं। मैंने नोट्स में 2 तरीके बताए, मैं 3 तरीके से बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्या ले लें आप, एक सिंपल सा तरीका। तो एग्जाम्पल 2, पहला तरीका देखिए, पहला तरीका क्या कर लीजिए आप कि लूज एसेट जोड़ लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग जोड़ लीजिए, कितने की आपके पास, 1,50,000 की। ठीक है। प्लस इन्वेस्टमेंट्स, कौन से वाले, ट्रेड वाले जोड़ दिए, कितने के जोड़ दिए, 50,000 रुपए के। प्लस स्टॉक जोड़ दिया, स्टॉक कितने का जोड़ा, 50,000 रुपए का। प्लस सन्ड्री डेटर्स जोड़ दिए, कितने के, 70,000 के। और प्लस कैश एट बैंक, प्लीज बातें ना करें, कितने के, 30,000 रुपीज के। जो गुडविल है ना और डेफर्ड रेवेन्यू तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, टच ही नहीं करा उसको। व्हाट इज टोटल, कितना टोटल आया बताइए, 2,50,000 और 3,50,000, माइनस कर दिया लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या क्या दिख रही है आपके पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000 के, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के, 10,000 के, माइनस कर दिया 1,00,000, यू विल गेट व्हाट, 250। ये एक तरीका है करने का, एसेट साइड का तरीका। एसेट साइड का दूसरा तरीका देखिए, अरे बेटा देख ले इसको, एग्जाम में जब तोते उड़ेंगे तुम्हारे, सुन ले, इतनी जरूरी बात, मैंने करवाया था उस समय भी, अभी भी करवा रहा हूँ, तीसरा तरीका भी करा। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स कितना है, टोटल एसेट्स 390, टोटल एसेट्स 390। ठीक है। हमने बोला था टोटल एसेट्स ले लो, लेकिन टोटल एसेट्स में दो पोल्यूटेंट भी तो हैं, माइनस ओल्ड गुडविल जो कि कितने की है, 30,000 की है, और माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 10,000 का। तो कितना हो गया ये बताइए, 350, माइनस लायबिलिटीज, कौन कौन सी, सन्ड्री क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 90,000 और 10,000, टोटल कितना हो गया, 1,00,000। वैल्यू कितनी आ गई, 250 आ गई। डन। ये दूसरा तरीका, आपकी बुक में शायद ये तरीका दिखा रखा है ना, मैंने ये भी बताया आपको, लूज एसेट्स के साथ भी चल सकते हैं। लायबिलिटी साइड अप्रोच देखिए, लायबिलिटी साइड, आपने लिया कैपिटल, आपने कैपिटल अमन की, भास्कर की ले ली, 1,00,000 और 1,00,000 की कैपिटल, कितना हो गया, 2,00,000। ठीक है जी। जनरल रिजर्व जोड़ दिया, जनरल रिजर्व जोड़ दिए कितने के, 90,000 के। और रुक जाना यार, अभी तो रुक जा। और हाँ, माइनस कर दिया ओल्ड गुडविल जो कि कितने की थी, 30,000 की थी। माइनस कर दिया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो था 10,000 का।
यू गॉट 250, ऐसे। क्या था ये? मतलब तीन तरीके से एसेट्स, दो तरीके से कैलकुलेट करी, लायबिलिटी एक तरीके से ऐसे हमने करा। एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर है? ये तो निकालने के लिए बोला था। चलो एग्जाम्पल 2 करिए फटाफट से, अब जरा एक बार देखिए। इसको खत्म कर लो, चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, फिर करते हैं ना, कोई बात, करिए जल्दी से। नहीं नहीं, तो अब मैं इसको वाइंड अप की स्टेज पे लेके चल रहा हूँ। वो जो लास्ट क्वेश्चन आपकी शीट पे दे रखी है, इनको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, ये वाले। क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1, जरा एक बार आप, बेटा शीट होगी आपके पास गुडविल की, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 निकाल के सॉल्व करिए जल्दी से। एक बार पहले फटाफट से एक अटेम्प्ट डालिए, खुद करिए। प्रणय, नंबर 1, जल्दी से करिए। एक अटेम्प्ट आप लगाएंगे, उसके बाद मैं करके दिखा रहा हूँ। अब बेटा इसको देख के कर ले, इस क्वेश्चन को जो मैं करवा रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपको बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले मुझे बताइए, फाइनेंशियल ईयर कौन कौन से हैं यहाँ पर, देखिए जरा। 2009-10, 2010-11, 2011-12, और अगला क्या है? 2012-13, यही तो है फाइनेंशियल ईयर। 13-14 भी है, 2013-14 भी है। प्रॉफिट की फिगर बताइए, लॉस की फिगर क्या क्या है? 1 लाख, 2 लाख, 2,50,000, और 1,50,000, और हाँ 3 लाख, ये है। चलो अब एक एक करके करते हैं प्रॉब्लम को, एक एक करके। सबसे पहले प्रॉब्लम है, मेजर रिपेयर वर्क फॉर मशीनरी इज डन ऑन 1 अक्टूबर 2011। बताइए 1 अक्टूबर 2011 कहाँ आएगा? इस वाले में आएगा, इस वाले में आएगा? पहली बात, इनमें सोचते हैं वो ऊपर डालते हैं, ऊपर नहीं नीचे वाले में आएगा रिपेयर, यहाँ यहाँ। तो इट विल गो टू दिस फाइनेंशियल ईयर यहाँ। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? फिर मेजर रिपेयर वर्क डन करी गई थी 1 अक्टूबर को, 10,000 की, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिपेयर वर्क थी कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने मान लिया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करने का मतलब प्रॉफिट से माइनस कर दिया। ठीक करने के लिए क्या करूंगा? प्लस करूंगा उसको, 10,000 प्लस कर दूंगा 10,000। ठीक है जी, 10,000 प्लस करते ही ये हमारे प्रॉफिट से तो हट गई, लेकिन मेरी एसेट बन गई। और क्वेश्चन अगर नंबर कौन एसेट सा? बन गई तो इस पर डेप्रिसिएशन भी लगना है। क्या बोले बेटा, बोल जरा। क्वेश्चन नंबर। क्या करे जा रहा है, मतलब बुक का क्वेश्चन नहीं है बेटा, नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। ये देखिए लिखा हुआ, मेजर रिपेयर वर्क ऑफ मशीन इज डन ऑन 1 अक्टूबर 2011। 10,000 की रिपेयर करी थी आपने, ठीक है। रिपेयर जनरली प्रॉफिट लॉस में जाती है, लेकिन ये रिपेयर कौन सी वाली है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली है। सुनो, आके देख ले उसको, गुडविल के नोट्स का लाभ। फर्स्ट ये तीनों क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इससे आपकी रिवीजन कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरी हो जाती है। और वो जो क्वेश्चन है ना आपके पास, सुपर प्रॉफिट वाले, ये सब क्वेश्चन अगर आप इसको पीछे स्कैनर के क्वेश्चन करेंगे तो यू कैन डू दैट। ये आपको करना है, वो रिवीजन में छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं आप लोगों को। मेजर रिपेयर ऑफ मशीनरी डन थी 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को आपने क्या करा था? आपने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया था, आप इसको ऐड बैक करेंगे प्रॉफिट में। प्रॉफिट तो नॉर्मल हो गया, लेकिन अब ये जो एसेट्स थी आपकी क्या बन, अब आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका एसेट बन गया। दिस एसेट्स विल अट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से है। ठीक है जी। चलो, सबसे पहले सबसे पहले इसी फाइनेंशियल ईयर पे आइए, यहाँ इसी फाइनेंशियल ईयर में 10,000 का कितना परसेंट बोले? 10% कितना होता है? 1,000। लेकिन क्योंकि अक्टूबर में किया था तो कितना होगा? 500 रुपया। यू विल डिडक्ट 500 रुपीज यहाँ से। ठीक है, आउट ऑफ 10,000 500 चला के मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी? 9,500। अगले साल डिप्रेशन कितना लगेगा? 950। ठीक है, तो देखिए, आपने लिखा पहले साल वैल्यू थी 10,000, माइनस 500 चला गया तो 9,500 बना। अगले साल वैल्यू 9,500 पे कितना डिप्रेशन लगा? 950। अब 950 माइनस करूंगा तो कितना बचता है? 855। उससे अगले फाइनेंशियल ईयर पे कितना लगेगा? ये 855। इसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो यहाँ 500, फिर यहाँ 1,000 माइनस, और यहाँ 1,000 माइनस, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो कितना माइनस कर दिया यहाँ से आपने? 500। फिर फिर वैल्यू माइनस करके कितनी निकली आपकी? देखो 9,500, उस पर 10% लगा। फिर 9,500 में से फिर 950 माइनस करा तो कितना आ गया? 855। उसमें से माइनस करके आपने ये अपनी वैल्यू निकाली।
इज इट ओके विद एवरीबॉडी दोज वर ऑनलाइन? ये पार्ट समझ में आया? Yes, sir. अगर ये इससे ऊपर होती फिर नीचे की तरफ चला जाता। अगर ये सिर्फ लास्ट ईयर में होती तो एक ही साल का इफेक्ट दिखता। ऐसा भी देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट पेज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 5,000। सुनो बेटा, ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्लस। घटेगा तो क्या करना पड़ता है? माइनस। और क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसका उल्टा करना पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक कौन से साल का बोल रहा है? 11-12। क्लोजिंग स्टॉक 11-12 मतलब क्लोजिंग स्टॉक कौन से साल की बात कर रहे हैं? इस साल की बात कर रहे हैं, 11-12। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक में क्या बोला? ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यू? ओवर वैल्यू तो ठीक करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। यहाँ माइनस करना पड़ेगा कितना? 5,000। अगर क्लोजिंग स्टॉक इस साल का तो अगले साल का क्या बन जाएगा? वो ओपनिंग स्टॉक। यहाँ जाके प्लस कर देंगे उसको। ये इसका हिसाब किताब पूरा हो गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। ऐसा कर लिया। क्या दिक्कत है? चलिए, इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? ओपनिंग स्टॉक 10-11 2010 का, वो क्या बोल दिया आपने? अंडर वैल्यूड है। ओपनिंग स्टॉक 10-11 का अंडर कितना कितना अंडर वैल्यूड है बताइए? 20,000। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करा। माइनस कितना कर देंगे? 20,000 माइनस कर दिया यहाँ से। और ये ओपनिंग स्टॉक अगर इस साल का है तो पिछले साल का क्या था? क्लोजिंग स्टॉक। क्या करेंगे वहां पर? प्लस 20,000 कर देंगे। ऐसा कर दिया। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है? मैनेजमेंट कॉस्ट की बात कर रहा है। पढ़िए क्या लिखा है। मैनेजमेंट कॉस्ट 10,000 हर साल की है। या तो हर साल से माइनस कर लें, एवरेज से यहीं से माइनस कर दीजिए, ज्यादा आसान हो जाएगा। -10,000 यहाँ से कर दिया, -10,000 यहाँ से, -10,000 यहाँ से, -10,000 यहाँ से, -10,000 यहाँ से। सो व्हाट इज योर फाइनल प्रॉफिट की फिगर? बताते चलिए मुझे क्या क्या निकला है। व्हाट इज द फाइनल ईयर? 110 यहाँ निकला, 117 इधर, 44,000। अच्छा, नेक्स्ट इसमें 325, 305। दोबारा बोलो। अच्छा, इस तरफ ऐसे करके। तो आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं क्या? ये आंसर मैच कर रहा है? इसमें आंसर तो लिखा है हर साल का। हम्म। मैच कर रहा है। हाँ, मैच कर रहा है। और अब हम क्या निकाल लेते हैं? इसका एवरेज। अब तो कर सकते हैं ना। अब तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है। इसके बाद गुडविल की वैल्यू निकालने कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आई एम लीविंग इट हियर। अगले वाले पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलिए। क्या इज इट फाइन? इसे पूरा सॉल्व करके दिखाना है, बताइए आप। बोलिए, ऑनलाइन में बताइए मुझे। डू आई नीड टू सॉल्व इट फुल? कोई बताओ तो मुझे। सुनेगी दिव्यांशी, पूरा सॉल्व करके दिखाना है इसे, या कर लेंगे इसके बाद अब? No, sir. कर लेंगे सर। अच्छा, नेक्स्ट चलिए। नींद के झोंके पड़ रहे हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। कैलकुलेट द गुडविल ऑन 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। 9-10 का प्रॉफिट है, 10-11 का लॉस है, फिर 11 का प्रॉफिट है, फिर प्रॉफिट है, फिर प्रॉफिट है। और इंक्लूडिंग इसे तो अपने आप, इसे तो आप 100% अपने आप सॉल्व कर पाएंगे मेरे ख्याल से। सभी लोग ट्राई कर सकते हैं इसको आराम से। बस ट्राई करिए, 5 मिनट का टाइम है, फटाफट से करिए। एग्जाम्पल नंबर 2 को। आइए एक एक करके करते हैं। 9-10 में प्रॉफिट 2 लाख रुपए का है, और क्या बोलता है? इंक्लूडिंग, अच्छा सुनो, मैं ना इसको, आप अपने साथ अपने आंसर को मैच कर लीजिए। इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंक्लूडिंग मतलब माइनस हो रखा है, इसको प्लस कर दीजिए 10,000 का। एक्सक्लूडिंग मैनेजर सैलरी 20,000। मैनेजर सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। एक्सक्लूड है मतलब कुछ नहीं किया, माइनस करिए। तो -10 करेंगे, और सॉरी +10 करेंगे, और -20,000 करेंगे। करा है? चलो आगे देखते हैं। लॉस है 30,000 का। इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 1 लाख रुपीज एड बैक करेंगे। बट एक्सक्लूडिंग सैलरी टू पार्टनर ए 50,000, इसे माइनस करेंगे। सैलरी टू पार्टनर ए ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। एक्सक्लूड मतलब माइनस नहीं किया तो करो। हैं? अरे बेटा, माइनस था 30,000, 30,000 माइनस है।
प्रॉफिट है 150 का, एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बोला बेटा, इंश्योरेंस क्लेम पेड नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ये इंश्योरेंस क्लेम मिलना। बोलो, एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, कुछ नहीं करना है इसका, नहीं करना। इंक्लूड, सुनो, इंक्लूडिंग वेजेस पेड ऑन एम्प्लॉय 40,000 का, इसका कुछ नहीं करना। एंड एक्सक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स 30,000, इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है। 2012-13 में प्रॉफिट 50,000, एक्सक्लूडिंग कमीशन टू पार्टनर, इसे माइनस करना है। बट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन, कुछ नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन एज लोन इज ऑपरेटिंग, नहीं, इसको माइनस करना, इसको प्लस करना है। इंटरेस्ट ऑन एज लोन जो है ना, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, उसे एड बैक करेंगे। 2012-13 हुआ, प्रॉफिट 80,000 का था, इंक्लूडिंग ट्रांसफर टू रिजर्व, इसे एड बैक करेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व एप्रोप्रिएशन होता है लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता है, इससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है, एड बैक करूंगा। बट एक्सक्लूडिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसे माइनस करेंगे। हो गया आपका आंसर। हाँ, 50,000 को हाँ ऐड बैक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, किसी ने ठीक किया। हाँ, प्रोविजन एक्सक्लूड है ना, तो माइनस करना है, इसे ऑपरेटिंग होता है तो जो भी निकलेगा देख लो, उसके बाद तो एवरेज निकाल ही सकते हैं। नंबर 3 बहुत अच्छा है, इसको देखिए। नंबर 3 इसे करिए फटाफट से। नंबर 3 मतलब होता है, सुनो सुनो जरा, अगर बोले SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या बोले फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, ठीक है। अगर बोले WDV, इसका मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या बोले डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोले, या बोले रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, तो एक ही चीज होती है ये, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट, ये बचपन में डेप्रिसिएशन में पढ़ा था, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट फिक्स रहती है, और ये WDV मेथड होता है जो हमने पहले भी किया था अभी। चलिए इसको डिस्कस करते हैं फटाफट से, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ईयर, क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट ईयर कौन सा था? 2014-15, कितना प्रॉफिट है इसका? 1 लाख 1,01,000, अच्छा। अगला 1,24,000, अगला 16-17 1 लाख, अगला 1,40,000, बस इतना ही है कि और भी है? हाँ, तो बाद में देखेंगे वेट्स, पहले प्रॉफिट को करेक्ट करेंगे फिर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है आपके पास, वो देखिए। उस इन्फॉर्मेशन आपसे कहती है कि 1 दिसंबर 2016 को मेजर रिपेयर वर्क हुआ था ऑन अ प्लांट इनकरिंग 30,000 विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू, मतलब आपने प्रॉफिट लॉस से माइनस कर दिया। डेबिटेड टू रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट लॉस से डेबिट कर दिया, डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस का मतलब प्रॉफिट से माइनस कर चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है जी, इसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, यानी कि प्रॉफिट में से ऐड कर देंगे, और द सम is agreed to capitalize for goodwill calculation and subject to adjustment of depreciation 10% on reducing installment method। पहले देखिए दिसंबर 2016 कौन से साल में जाएगा? दिसंबर 16 इस साल में जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, इसके प्रॉफिट को ठीक करते हैं। कितना ऐड करूंगा? 30,000 ऐड कर दूंगा, दिस इज डन विद एवरीबॉडी। और इसको फिर आप क्या, प्रॉफिट में जुड़ गया, प्रॉफिट तो ठीक हो गया, अब ये एसेट बन गई, इस एसेट पे लगना डिप्रिसिएशन, और लगाइए इस पर डिप्रिसिएशन। 30,000, पहले देखिए 30,000 इंटू व्हाट इज द रेट, 10/100, ठीक है। और ये काम कब हुआ था? दिसंबर में। दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फेब पूरा, मार्च पूरा, 4/12, 4/12 कितना है की वैल्यू? 1,000, दैट इज योर डेप्रिसिएशन 1,000, दिस इज डन। अब अगले साल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 29, 29 का 10% कितना हो जाएगा? 2,900, दिस पार्ट इज डन।
डेप्रिसिएशन का पार्ट हिसाब किताब पूरा हो गया। क्या इस पर कोई डाउट है किसी को? ये मैंने पहले क्वेश्चन में भी लिया था, इस पे भी लेके चल रहा हूँ। ऐसा ही दिखने के चांसेस बनते हैं आपके एग्जाम में, अगर थोड़ा सा पेपर मुश्किल करने की कोशिश करे एग्जामिनर को। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट देखें इसका। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 2015-16 का ओवर वैल्यूड बाय 12,000 रुपए। 2015-16, ये रहा 2015-16। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड का क्या मतलब हुआ? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड तो कैसे ठीक करेंगे? डिडक्ट करेंगे। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक तो उल्टा हो जाएगा ना। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड तो माइनस करेंगे, इसमें ना माइनस कितना करेंगे? 12,000। क्लोजिंग अगले साल में क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक का ये एडजस्टमेंट क्लोजिंग की है या ओपनिंग की है? बेटा क्लोजिंग, क्लोजिंग इस साल का, ओपनिंग अगले साल का बनेगा ना। तो ओपनिंग कौन बोला? इतना प्यार से मत देख बेटा। हाँ, वरना मैं बोलूं शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग सर। हाँ, इधर देखो। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, अगला पार्ट देखें जरा इसका। गवर्नमेंट मैनेजमेंट को 24,000 एनुअल चार्जेस हैं आपके, तो -24,000 यहाँ, -24,000 यहाँ, -24,000 यहाँ, -24,000 यहाँ। ये हमने एनुअल कॉस्ट भी कर दी पूरी। और ये लास्ट वाली एडजस्टमेंट से बड़ी लेजेंडरी सी, अच्छी सी है काफी। इसको कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करना। आपकी बुक से हटा दिया गया वैसे इसको, क्योंकि बच्चे बहुत तंग होते थे इससे। लेकिन मैं इसका रीजन बताता हूँ कैसे, क्यों ये किस तरह से आ सकते हैं। देखिए, 1 अप्रैल 15 को, यानी कि कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग? इसकी। आपने एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू 10,000 थी, उसे सोल्ड कर दिया 11,000 में। सुनो, 10,000 होती है बुक वैल्यू, 1,000 का होता है प्रॉफिट। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल कितना होगा? 11,000। तो जब बोले प्रोसीड्स फ्रॉम सेल तो क्या बोलेंगे हम? 11,000। और जब बोले प्रॉफिट ऑन सेल तो बोलेंगे 1,000। और जब बोले कॉस्ट तो कितनी बोलेंगे? 10,000। आपके क्वेश्चन में लिखा है सोल्ड फॉर 11,000 बट द प्रोसीड्स वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब आपने क्या कर दिया गलती से, 10 + 1 11,000 को रेवेन्यू इनकम मान लिया, मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम मान लिया। प्रॉफिट लॉस में डालने का मतलब है उसे इनकम मान लिया। जबकि होना क्या चाहिए था? ये क्या था? इसमें से होना क्या चाहिए था? ना तो 10,000 रुपया और ना 1,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट लॉस में नहीं, मतलब दोनों ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर नहीं जुड़ना चाहिए था। माइनस कितना करेंगे? 10 + 1 11,000 माइनस करेंगे इसका। अगर क्वेश्चन बोलता क्या कि ओनली प्रॉफिट हैज बीन क्रेडिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो कितना माइनस करते? सिर्फ 1,000 माइनस करते। समझ रहे? डिफरेंस समझ रहे हो? प्रोसीड्स का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिला के आपने उसको कौन बोला? मैंने बोला ये बुक से हटा दिया गया है, ये बोला मैंने। सिलेबस में क्यों नहीं है? एडजस्टमेंट तो है। तो क्या करना चाहिए आपको? लैंग्वेज का डिफरेंस समझ रहे हैं? अगर बोले ओनली प्रॉफिट हैज बीन इंक्लूडेड तो प्रॉफिट को माइनस करें। लेकिन अगर बोले प्रोसीड्स, यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिला के आपने क्या कर दिया? प्रॉफिट के अंदर इसको ऐड कर दिया, तो कैसे ठीक करेंगे? इसको माइनस करेंगे। क्या करना पड़ेगा? 11,000 आपको कौन से साल से माइनस करना पड़ेगा? यहाँ, इस साल से। यहाँ से 11,000 माइनस करना पड़ेगा। एक चीज। सर 10,000 होना चाहिए था। नहीं बेटा, 10,000 नहीं होना चाहिए। प्रोसीड्स का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके सर। तभी तो बता रहा हूँ फर्क। अगर बोलता प्रॉफिट हैज बीन इंक्लूडेड तो हम 1,000 माइनस करते हैं। प्रोसीड इंक्लूड मतलब पूरा 11,000, मतलब प्रोसीड का मतलब सेल्स प्राइस है। अब एक चीज होगी पूरी, ठीक है। अभी तक आपने इसको क्या माना हुआ था? इनकम माना हुआ था। यानी कि बैलेंस शीट से आपने ये मशीन हटाई नहीं थी। जो आपने सोचा रेवेन्यू, आपने मान लिया कि सेल्स ऑफ गुड्स हो गई है, लेकिन हुई थी सेल्स ऑफ मशीन पे। तो इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता रहा होगा, क्योंकि आपके, देखिए, इट वाज कैपिटल रिसिप्ट्स, आपने माने रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब आपने सेल्स ऑफ गुड्स मान लिया। जबकि हुआ क्या था? सेल्स ऑफ एसेट्स हुई थी। जिस दिन बिकी थी उस दिन बैलेंस शीट से हट जानी चाहिए थी ना ये। बैलेंस शीट से तो हटी नहीं। तो बैलेंस शीट में नहीं हटी, तो इसका मतलब ये मशीन बनकर डेप्रिसिएशन घटता रहा होगा इस पर। तो उस डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे, क्योंकि मशीन तो आपके पास थी नहीं, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज किया आपने? तो मैं क्या करूंगा? पहले साल कितना जोड़ूंगा? डेप्रिसिएशन 10,000 पे, 11,000 पे नहीं। 10,000 का 10% कितना? 1,000। पहले साल में कितना ऐड करूंगा मैं? 1,000 ऐड करूंगा। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? बोलो, हाँ या ना? नहीं, पांडे गड़बड़ कर रही है, नहीं आ रहा है, थोड़ा भी नहीं होना। आपने जिस मशीन को रेवेन्यू इनकम मान लिया था और प्रॉफिट लॉस में जोड़ दिया था,
क्या वो मशीन आपकी बैलेंस शीट से हटी होगी? हाँ, तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा। अब क्योंकि आप 3 साल पहले उस मशीन को हटा रहे हो, तो उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज है उसे वापस लेना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो मशीन हट गई बुक से। तो डेप्रिसिएशन तो फालतू चार्ज हुआ, तो वापस करेंगे। इस साल 1000 वापस करेंगे, इस साल 900 वापस करेंगे, और इस साल 810 वापस करेंगे, ऐसा करके। रिटर्न डाउन का क्वेश्चन है ये। पहले साल 10,000 थी, उस पर 1,000 था, 10 महीने से एक 9,000 वैल्यू आ गई, 9,000 पे 10% 900 लगा, फिर 9,000 में 900 माइनस हो गया तो 8,100 पे 10% लगा, ऐसे करके वैल्यू हुई है। इस तरह से आपकी वैल्यूज क्या हुई हैं, रिवाइज हुई हैं। तो चलिए, नाउ व्हाट इज योर, ये वैल्यू बताइए कितनी कितनी आई है। व्हाट इज दिस वैल्यू? 70, 77,000। व्हाट इज दिस वैल्यू? 78,000। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 900। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 910। 10। अब इसके वेट्स बताइए कितने कितने थे? 1 2 3 4। वेट का टोटल 10 है, प्रोडक्ट का टोटल लिख लीजिए कितना? 77,000। ये टोटल कितना आया? 156। ये टोटल कितना आया? 353 700। ये टोटल 0 4 6 454, इसका टोटल कर लीजिए आप। ये जो आंसर निकले फाइनल वाले, ये मैच कर रहे हैं आपके आंसर के साथ? वहां देखिए, इज इट मैचिंग विद योर आंसर और नॉट? ये देख लीजिए पहले एक बार। अ, पहले साल का 77,000 है, दूसरे साल का कितना है? 78, तीसरे का 179, चौथे का 113। और फिर तो अब इसका टोटल वेट, मतलब टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट निकल आएगा, वेटेड एवरेज। और कितने से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला क्वेश्चन में? 5 ईयर से बोला करने के लिए। तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कितने ईयर्स पर? हाँ, 3 से कर दीजिए ना, 3 से कर दीजिए तो यू विल गेट योर आंसर। मतलब क्वेश्चन हालांकि कुछ भी नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट्स जो थी उनका एडजस्ट सेटलमेंट आपको करना था। इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये क्या, ये मुश्किल वाली एडजस्टमेंट थी थोड़ी सी, लेकिन इसे आपने हैंडल किया। अच्छा, अब एक बार बुक दिखाना जरा। बुक भी तुम तीसरी लेके आए हो यार। जब पहले बोल दिया था कि गुडविल का ट्रीटमेंट है, फिर भी तुम वो लेके आए हो यार। कितनी क्लासेस से मैं बोल रहा हूँ कि मैं ग्रुप का ट्रीटमेंट गुडविल करूंगा अगली बार। खुद करो भाई तुम क्वेश्चंस। नहीं नहीं, अब जरा एक क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर। हम्म, अपनी बुक का आप क्वेश्चन नंबर 36 करना है एक तो। एक 36 क्वेश्चन करना, अभी अभी करना फटाफट से। हाँ, बुक का 36। बुक में ना क्वेश्चन आपके बहुत हल्के और मतलब हलवा बेकार क्वेश्चन है, मजा नहीं आएगा करने में। बता रहा हूँ, रुक 36 तो करो पहले एक बार। और क्वेश्चन 31 करना, दो कर लीजिए। 31 एक बार दो क्वेश्चन करिए। और एक 17 करना। 17 31 और 36 इसको करिए फटाफट से। 17 31, 17 31 36 इसको करिए जल्दी से। क्वेश्चन 31 में किसी को परेशान देखो, क्वेश्चन 31 ना आपको रिवर्स ऑर्डर में करना है क्वेश्चन। मतलब ऐसा नहीं कि आपको नोन से अननोन की तरफ चलना है। देखिए कैसे, तो 31 देखिए।
1 अप्रैल को फर्म की एसेट्स थी 1 लाख रुपए की। पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में क्या बोला, हमसे बोला गया कि गुडविल जो है आपके पास क्वेश्चन में 31 क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू कितनी बोली है, इट सेज 60,000। और आप जानते हैं कि गुडविल क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज कितना बोला है, 4 ईयर परचेज इज इक्वल टू 60,000। बोलो ठीक है पांडे जी, ठीक है ऐसा। कैन आई कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, कैसे निकलेगा, 60,000 अपॉन में कितना होगा 4, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 15,000 आ गया। और आप जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये निकलता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है। ठीक है, मेरे पास सुपर प्रॉफिट है, मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट अगर निकल जाए तो मेरा ये वाले पार्ट निकल आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो चलिए देखें पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड वो कैसे निकलेगा आपके क्वेश्चन में, आपके पास बोला है कि एसेट्स है 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक 20, तो टोटल एसेट्स कितना हो गया 120, टोटल एसेट्स हो गया 120। और कहते हैं क्या यहाँ पर, करंट लायबिलिटीज कितने की है, 10,000 की है, करंट लायबिलिटीज 10,000 की है। तो आपके पास 1,10,000 क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ये बोल रहा है ना नीचे, एंड बैलेंस कॉन्स्टिट्यूट पार्टनर्स कैपिटल, उससे में क्या लेना देना, उससे कोई मतलब ही नहीं हमारा। ठीक है जी, अब मुझे बताइए कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट 1,10,000 का कितना परसेंट बोल रहे हैं, व्हाट इज द रेट, 8%, 8/100, 0,000 कितना हो जाएगा, बताइए कितना, 8,800 हो गया। अब इस वाले इक्वेशन पे आ जाइए, आई से एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज 8,800 इज इक्वल टू, ये 15,000 हो गया, है ना, ऐसे, यही तो था सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, है ना, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, ऐसे कर दिया। अब जरा देखिए आप, हाँ अब इधर देखिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा, 15,000 प्लस 8,800 कितना हो जाएगा, 23,800। दैट्स योर आंसर। नोन से अननोन की तरफ चलना था, रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन करना था। 31 हो गया, अगला कर लीजिए, बाकी बचा हुआ भी, बाकी सारे के सारे नॉर्मल क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन वो 17 को भी निपटा लीजिए तो अच्छा हो जाएगा। क्या 17 में कोई डाउट है, 17 में आपको बोला हुआ है रेमुनरेशन, तो या तो देखिए एवरेज में से आप वो रेमुनरेशन माइनस, जब एवरेज निकल आता है तो सीधा रेमुनरेशन माइनस कर दीजिए, वरना दिक्कत हो जाती है। वरना अगर अलग अलग साल दे रखो तो जैसे हमने अलग अलग साल माइनस किया था वैसा करते। रेमुनरेशन होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसे आपको माइनस करके अपना आंसर निकालना चाहिए था, इवन इफ इट इज नॉट सेड। हाँ, तभी तो एवरेज प्रॉफिट ठीक बनेगा। ठीक है, रेमुनरेशन तीनों पार्टनर का अगर होता तो देखिए एवरेज तीनों साल का और रेमुनरेशन का भी एवरेज, तभी तो सीधा एवरेज में से एक बार माइनस कर लेते हैं हम लोग, इसलिए ऐसा कर रहे हैं ऐसा। हाँ, एवरेज प्रॉफिट में से एवरेज रेमुनरेशन माइनस करना है। ठीक है, लेकिन रेमुनरेशन एक पार्टनर का है ना, लेकिन आपके तो 2 पार्टनर हैं, तो 48 माइनस करना है, 24 माइनस नहीं करना, 4.5। हाँ, रेमुनरेशन के क्वेश्चन में क्या लिखा, पढ़ के बता ना क्या लिखा है, 6,000, 6,000 पर पार्टनर लिखा है क्या, एक ही पार्टनर कैसे हो सकता है, आप पार्टनर्स है ना तो 6,000 है, लेकिन अगर ए बी पार्टनर होते पर पार्टनर 6,000 तो 2 का 12,000 करता ना फिर मैं, ये मैं बोल रहा चाह रहा था। ठीक है, सो गुडविल को हमने रिवाइज कर लिया, आप ना चाहते थे फिर भी मैंने कर दिया रिवाइज। और अगली क्लास में आई टेक, पहले शुरू शुरू में थोड़ा सा चेंज इन पीएसआर, फिर एडमिशन को लेके चलूंगा। तो समझ लीजिए 3 क्लास हमारे पास और लगेंगी बड़ी वाली, एंड विल वाइंड अप दिस रिविजन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।